जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या दुनिया की फाइनेंशियल पावर का बैलेंस जो है वो एक बार फिर से बदल रहा है, या ये कहें कि क्या वो दौर शुरू हो चुका है जहां अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं उससे ज्यादा भरोसा अब सोने पर हो जाने लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक ने डॉलर बैक्ड एसेट्स की जगह पे गोल्ड को अपनी रिजर्व स्ट्रेटेजी का सेंटर बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक गोल्ड ग्लोबल ऑफिशियल रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है और गोल्ड का शेयर जो है वो 27% तक पहुंच गया है, जबकि यूएस ट्रेजरीज जो है इसका शेयर गिरकर 22% यानी कि 22% पर आ गया है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टैटिक्स नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में आने वाले बदलाव का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। और इसी बीच अमेरिका में एक और चौंकाने वाला जो बहस है वो शुरू हो गई है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ट नॉक्स के जो फिजिकल ऑडिट है उसकी मांग कर दी है। फोर्ट नॉक्स जहां अमेरिका के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स रखे जाते हैं, ट्रंप का कहना है कि रिजर्व को फिजिकली वेरीफाई किया जाना चाहिए, और ये डिमांड एक हाई प्रोफाइल गोल्ड बार केस के बाद और ज्यादा तेज शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया गोल्ड की तरफ भाग रही है तो क्या डॉलर की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है? क्या सेंट्रल बैंक्स को धीरे धीरे जो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा है? और क्या रशिया पर सैंक्शन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने दुनिया को ये सिग्नल दे दिया है कि अपना गोल्ड सब अपने अपने पास रखें और तभी सबसे ज्यादा इस बात को इंश्योर कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम डी डॉलराइजेशन के नए युग की शुरुआत के दौर में यहाँ खड़े हुए हैं? और आज हम इसी ग्लोबल गोल्ड रश को सच में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, और इसके बाद मौजूद है सुरेश अग्रवाल। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी को कैसे पीछे छोड़ दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फरवरी 2022 में जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उसके बाद रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता था। सबको मालूम पड़ गया जो अमेरिका है वो वेपनाइज कर रहा है डॉलर को, और उसके बाद लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड चालू हुआ। और जैसे ही लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड चालू होता है, जो कंट्रीज है अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब, मतलब 2023, 2024, 2025 में उन्होंने 1000+ टन ऑफ गोल्ड परचेज किया है। 2025 में उन्होंने 850 टन परचेज किया है। तो अंबर जी, ये चीज देख लीजिए कि सेंट्रल बैंक जो है अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स टुडे आर होल्डिंग 36,000 टन्स ऑफ गोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो शेयर है जो गोल्ड का, वो जो 20% था वो 27% हो चुका है, और जो डॉलर का जो 25% था वो 20% हो चुका है। गोल्ड का जो रिजर्व्स के अंदर जो वृद्धि हुई है, इसका मेन रीजन है कि गोल्ड के दाम भी बढ़े हैं। और आप ये भी देखिए कि जो सेंट्रल बैंक्स है उनको डॉलर के ऊपर वो अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। भारत के पास अब तकरीबन 880 टन के गोल्ड रिजर्व्स हैं, भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास। देखिए, एक तरह से भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग और बहुत सारे जो वेस्टर्न एजेंसीज है समय समय पर एक तरह से रिपोर्ट्स डालते रहते हैं, और कि भारत ने अपना गोल्ड बेचा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोल दिया था कि ये स्पेक्यूलेशन भी हो सकता है, और आरबीआई जो है अपना गोल्ड जो है देश के अंदर लेके आ रहा है। आज 77% हमारा जो गोल्ड रिजर्व है, जो 680 टन गोल्ड है, वो भारत के अंदर है, और तकरीबन 200 टन ही बाहर रहना चाहिए। तो ये जो गोल्ड की बातें होती है कि आरबीआई ने बेचा है, ये अभी तक पुष्टि नहीं होगी, ये 6 महीने बाद हमें मालूम पड़ेगा। एक और एक चीज ये है कि एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है, और उसके बाद देखिए भारत के अंदर स्टॉक मार्केट भी भारत का गिरा है। सबसे बड़ी बात अमर जी ये है कि भारत ने अपना जो गोल्ड, जो अपने फॉरेन रिजर्व में जो गोल्ड का कंपोनेंट है जो 9% होता था, वो 14% हो चुका है।
अभी ऐसा हो रहा है कि इवन जो कंपनीज, जो यूएस की जो बिटकॉइन कंपनीज है जैसे तीतर, उन्होंने भी 100 टन गोल्ड खरीदा है। और देखिए मेजर गोल्ड परचेजिंग नेशन कौन से हैं? चाइना है, टर्की है, पोलैंड है, इंडिया है। इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलराइजेशन जो है वो अमेरिका को समझ में आ गया कि जो कंट्रीज जो है अपना जो ट्रेड, जो ऑयल का ट्रेड है, एनर्जी ट्रेड, वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। अगर एनर्जी ट्रेड अगर शिफ्ट हो जाता है तो रिजर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आप देखिए कि वेनेजुएला पर हमला किया, वहां पर निकोलस मदुरो को हटाया और वहां पर उन्होंने डेल्सी रॉड्रिगेज को इंस्टॉल किया है। डेल्सी रॉड्रिगेज जो एक्टिंग वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है, वो अभी भारत आई है और एक तरह से वेनेजुएला आज भारत का वसाल स्टेट बन गया है। और भारत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व का 10% जो प्रोडक्शन है भारत डेली इंपोर्ट करता है। मतलब आप सोचिए 5 मिलियन बैरल्स पर डे वी आर इंपोर्टिंग, 5 मिलियन बैरल्स पर डे। और भारत अगर जिधर से लेना चालू करेगा तो एक अश्योर्ड इनकम आती है। एक और एक चीज आप देखिए कि वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट उसका बहुत ज्यादा है और भारत के पास जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो इसको प्रोसेस कर सकता है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि उसने क्या किया, मिडिल ईस्ट का जो ऑयल ट्रेड है, क्रूड ऑयल और एनर्जी ट्रेड है, वो डिसरप्ट कर दिया है। उसने आज मिडिल ईस्ट के ऑयल ट्रेड के ऊपर नाकाबंदी कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान के और चाइना ने एक तरह से पाकिस्तान के द्वारा वो आज भी इरानियन ऑयल लेता जा रहा है। सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ है इंडिया। आज इंडिया जो अपना जो ट्रेड है, जो ऑयल का ट्रेड जो गल्फ के साथ कैरी करता था, अब हम ले रहे हैं ऑयल किधर से ले रहे हैं? वेनेजुएला से ले रहे हैं। तो वेनेजुएला अभी सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है भारत को। सबसे बड़ी बात अंबर जी ये है कि ये जी पूरा ट्रेड जो है, जो हम पहले दूसरी करेंसी में करते थे, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू डॉलर। तो जी। डॉलराइजेशन करने तो के लिए उमेश जी, यहाँ पे फिर हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस है वो चैलेंज हो रही है और उसको चैलेंज मिल रहा है। लेकिन चाइना, इंडिया और जो दूसरे सेंट्रल बैंक है वो इतना गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? देखिए जनरली डॉलर का जो है करेंसी के अंदर देखिए जो रिजर्व है यूएसडीटी, वो धीरे धीरे हम्म, कम करते जा रहे हैं। चाइना के पास अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स की यूएसडीटी होनी चाहिए। जो ट्रेशरी में वो रिजर्व रहते थे 1.4 ट्रिलियन, उन्होंने कम कर दिया है। सबसे बड़ी हम्म, बात यह है कि भारत भी ने भी देख लिया है कि अभी उनको एनर्जी ट्रेड है अपनी करेंसी में करने की जरूरत है। दिरहम्स के अंदर कर रहे हैं, हम रूबल के साथ कर रहे हैं। जो पहले एनर्जी ट्रेड 2022 में 100% डॉलर्स में होता था, आज की डेट में 80% हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंट्रीज चाहते हैं कि वो दूसरा मैकेनिज्म लेके आए। देखिए अमर जी, जैसे चाइना ने अभी एम्ब्रिज प्रोजेक्ट के थ्रू जो कंट्रीज को उन्होंने लोन देके रखा है बीआरआई में, उनको ऑलरेडी यॉन में शिफ्ट कर रहा है। भारत भी जो है यूपीआई को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। भारत भी जो ये है अपना इन्वॉइसिंग रुपी में कर रहा है। तो रुपी की मात्रा बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस साल जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है जो वो भारत के पास है और इस दौरान मेरे ख्याल से सितंबर में व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग दोनों आने वाले हैं भारत के यहाँ पे। वहां पर कुछ हम्म, बड़ा डिक्लेरेशन हो सकता है। आप ये देखिए कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे। मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि हम उन इंडियन एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस करेंगे जो रशिया से ऑयल लेते हैं। मार्को रूबियो यहाँ पे आके बोलते हैं कि वी आर विलिंग टू डू एनर्जी ट्रेड विद इंडिया। तो सबसे बड़ी हम्म, बात यह है कि इंडिया जहां से रहता है, इंडिया जहां से एनर्जी ट्रेड करता है, वो करेंसी चलेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। इसके लिए आप देखिए कि उनको इंडिया चाहिए एनर्जी ट्रेड के लिए, पर बाकी सब काम के लिए उनको पाकिस्तान चाहिए। ये यूएस की जी डुप्लिसिटी है जो एक्सपोज हो चुकी है। और कल व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी का सपोर्ट किया। उन्होंने ये बोला कि पीएम मोदी जो है, जो सॉवरेनिटी, जो मतलब अपनी नेशन की सॉवरेनिटी के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं, उसकी उन्होंने तारीफ की है। एक तरह से उन्होंने ट्रंप को भी बोल दिया है कि भारत जो है अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से रहेगा और रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होने वाला है। आज ये बताता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम एक तरफ जाते जा रहे हैं। और अमेरिका जो है अपना जो डॉलर है, जो डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये हम्म। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है डेटा के अंदर कि कैसे जो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड के अंदर, ये एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर महा रीसेट की एक तरह से गुंजाइश मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हम्म। ग्लोबल डेब्ट बढ़ता जा रहा है। ये भी देखिए, ग्लोबल जीडीपी जो जी। है वो अराउंड 120 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है, और ग्लोबल डेब्ट जो है 350 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। सबसे बड़ी हम्म। बात यह है कि अब जो है, जो फिएट करेंसी है, उस पर जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपना रिलायंस कम कर रहे हैं, और इसमें डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड को ऐसा हेज की तरफ से लिया जा रहा है। ये सबसे हम्म। बड़ा शिफ्ट आ रहा है, आप ये देखिए। हाँ। जी। उमेश जी, एक बात बताइए कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फोर्ट नॉक्स के ऑडिट की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, पिछले दिन अमेरिका के अंदर एक सीआईए ऑपरेटिव के पास गोल्ड के बार्स पाए गए थे। तो उसमें एक तरह से बताया जाता है कि वो जो सीरियल नंबर्स है वो शायद फोर्ट नॉक्स का गोल्ड हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था कि वो फोर्ट नॉक्स का ऑडिट कराएंगे। और अब ये टाइम आ चुका है कि उनको लग रहा है कि अपनी साख बचाने के लिए फोर्ट नॉक्स का गोल्ड ऑडिट करवाया जा सकता है। देखिए अमर जी, मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका के अंदर फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड जो है अराउंड 4,500 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व उसके अंदर है, अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो ये फिनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल बैंक्स जो अपने डेटा पब्लिश करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पे और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि ये जो सेंट्रल बैंक्स है, अगर इनके पास गोल्ड रिजर्व कम पाए जाते हैं तो गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे। अगर जो गोल्ड रिजर्व बोला जाता है और वो मैच हो जाता है तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस देगा सेंट्रल बैंक्स को। तो तो मेरा ये मानना है तो कि अमेरिका जो है गोल्ड ऑडिट करवा रहा है, ताकि एक तरह से उसको भी लगे कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो डॉलर बेस्ड आर्किटेक्चर है उसको बचाने के लिए ये ऑडिट किया जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का भी सवाल है, मतलब ये कह सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी, और एक तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है वो ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। और सेंट्रल बैंक्स के अगर डेटा ही अगर एक तरह से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो लोगों का भरोसा चले जाता है, और भरोसा जब चले जाता है तो एक तरह से कैटास्ट्रोफी आता है। स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो गिरेंगे, बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ेंगे, और आप ये देखेंगे जो गोल्ड के दाम अभी जो 4,500 आउंस के ऊपर है वो सडनली एक तरह से 7,000 7-8,000 कोई भी भाव जा सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है दे विल ट्राई टू डंप डॉलर्स, दे विल गो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इमीडिएटली। तो ये एक तरह से कंसर्न्स मार्केट के अंदर है, और इसी के लिए आप ये देखिए कि वहां पर डॉलर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जी। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि अगर जो ये सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं तो इसका असर जो ग्लोबल मार्केट है उस पर क्या होने वाला है? देखिए, ग्लोबल, अगर मैंने यही बोला ना कि अगर वहां पर डिस्क्रिपेंसी आती है, मेजर हम्म। डिस्क्रिपेंसी आती है, तो ग्लोबल हम्म। फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होने वाला है। एंड दिस विल रिजल्ट इन वर्ल्ड वाइड सेल ऑफ अक्रॉस स्टॉक मार्केट्स, और गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल जैसा रहता है तो गोल्ड के दाम शायद थोड़ा कम हो जाए, कॉन्फिडेंस इन द डॉलर विल हम्म। कम बैक, और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक तरह से स्टेटस को जो है मेंटेन हो जाएगा। देखिए, हम्म। डॉलर का जो सिस्टम के अंदर जो महत्व है वो कुछ समय तक बना रहेगा। डी डॉलराइजेशन का ये मतलब नहीं है कि डॉलर खत्म हो जाएगा। मैंने हमेशा हम्म। यही बोला है कि डॉलर जो है मोस्ट लिक्विड करेंसी है वर्ल्ड के अंदर। आपको अगर कहीं भी बाहर जाना पड़ता है, आप आईएनआर लेके जी। नहीं जाओगे, आप चाइनीज आरएमबी लेके नहीं जाओगे, पर आप डॉलर लेके जाते हो। लोगों की जो दाम है, जो डॉलर की मांग है वो बढ़ती जा रही है, और आज आप देखिए कि रुपया जो है कंटिन्यूसली स्लाइड होता जा रहा है। और हम्म। इमरजेंसी के वक्त हमेशा जो मोस्ट लिक्विड एसेट जो लोग लेते हैं वो डॉलर में रखते हैं, डॉलर से बाद में जी। कन्वर्जन कर लेंगे कोई भी एसेट क्लास में। और ये जी। जो कैपिटल जो फ्लो होता है फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास,
ये देखने की बात होती है। और वोलेटिलिटी के अंदर आप ये भी देखेंगे कि डॉलर के अंदर स्पाइक भी आ सकता है, डॉलर उसी हिसाब से थोड़ा बहुत गिर भी सकता है। बट आज की डेट में डॉलर का ऑल्टरनेटिव कुछ भी करेंसी नहीं है। हाँ, गोल्ड एक तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू के कारण आप लोग देख रहे हैं कि लोग अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स जो है वो गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। ये काम हो रहा है। बट जो दूसरे मैकेनिज्म्स है, जैसे आप समझ लीजिए चाइना का क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, वो एक तरह से लिमिटेड वे में यूज होता है। उसको आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एनर्जी ट्रेड में आप यूज कर सकते हैं, पर बाकी हर जगह डॉलर ही चलता है। इनफैक्ट डॉलर को जो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा जो इलीगल मार्केट्स है वो सपोर्ट करते हैं। जितने भी नारकोटिक्स के ट्रेड होते हैं, जितने भी वेपन सेल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, वर्ल्ड के अंदर जो अंडरग्राउंड शेडो इकोनॉमी है वो पूरा डॉलर के अंदर ही ट्रेड करते हैं। और इसी के कारण सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इसकी के लिए लेके आना चाहता है अमेरिका। और बिटकॉइन के अंदर भी यूज हो रहा है। आप सोचिए, बिटकॉइन भी यूज होता है उसके अंदर। पर बिटकॉइन जो है एक तरह से वहां पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। और जो यूएसडीटी है वो एक बैरर बॉन्ड्स के जैसे हैं, कोई भी यूज कर सकता है। दिस इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूं कि डॉलर की, जो लोग बोलते हैं कि डॉलर डिमाइस हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि डॉलर को सपोर्ट करता है नॉट द ऑफिशियल फॉर्मल इकोनॉमी बट द शैडो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विच इज ग्रेटर देन द फॉर्मल इकोनॉमी। और जितने भी वेपन सेल्स, नारकोटिक सेल्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वर्ल्ड के अंदर, उसका भी सेटलमेंट सिस्टम होता है। और उसी के लिए आप देखते हैं कि करेंसी, जो डॉलर की करेंसी है वो यूज होती है। और वहां पर मैंने पिछले शो में बोला था कि सुपर डॉलर यूज हो रहा है। सुपर डॉलर कुछ भी नहीं है, काउंटरफीट डॉलर है जो नॉर्थ कोरिया प्रिंट कर रहा है। डॉलर का चलन इतना है कि वो जो सुपर डॉलर है वो 25% ऑफ करेंसी सर्कुलेशन है डॉलर का ओवरसीज में। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि अगले 10 साल में गोल्ड डॉलर से भी ज्यादा क्या स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ एक लिमिटेड मात्रा में अपनी करेंसी डॉलर में रखेंगे। एक्सेस अर्निंग्स जो है वो गोल्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि ब्रॉड बेस्ड मल्टी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तभी आ सकता है जब आप जो है आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट्स है जिसके अंदर बास्केट ऑफ करेंसीज है और उसके अंदर प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज की जो करेंसी है जैसे रूबल, रैंड, रियाल और रुपी को जब तक उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता है तब तक ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये सब चलते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। ईरान के ऑयल का ब्लॉकेड करता रहेगा अमेरिका, और ईरान का ऑयल का ब्लॉकेड करके वो अपना तेल बेचेगा। अमेरिका इज यूजिंग फोर्स एंड कोercion, जिसमें आप ये देखिए कि कैसे ईरान को एक तरह से बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है कि आप यूएई को टारगेट करिए, कतर की एनर्जी को टारगेट करिए, सऊदी के रिफाइनरीज को टारगेट करिए, कुवैत को टारगेट करिए। अमेरिका चाहे तो आज ईरान को मिट्टी में मिला सकता है, पर वो ईरान को एक तरह से सीक्रेटली, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अमेरिका खुद ईरान को एक तरह से सारे लोकेशन देता है ताकि वो गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटीज है उसको टारगेट करे, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाए ताकि वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर सके। दिस इज द रियल गेम प्लान ऑफ अमेरिका, और ये हो रहा है। आप सोचिए कि रोज बात होती है कि हम पीस टॉक्स कर रहे हैं और सडनली जो है एक तरह से गोल्ड पोस्ट चेंज होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज बोलते हैं कि इजराइल के साथ आपको अब्राहम अकॉर्ड करना पड़ेगा, जो मुस्लिम कंट्रीज के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ही ये मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है टू कीप द एनर्जी प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब अबव द 3 डिजिट मार्क। क्योंकि अमेरिका की जो शेल इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, और जो टेक्सास के रिफाइनर्स है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया है। ये सब एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नक्शा मैं आपको बता रहा हूं अंबर जी। दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट। डॉलर की जो बादशाहत है बनी रहेगी फॉर करेंसी यूसेज। स्टोर ऑफ रिजर्व वैल्यू जो है धीरे धीरे जो है गोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो रही है। इसके लिए तो भारत जो है अपना गोल्ड देश के अंदर लेके आ रहा है। अभी 77% हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो भारत के अंदर है।
और अगर भारत अगर गोल्ड बेचा भी होगा तो कहीं ना कहीं उसने खरीद भी लिया होगा। तो आज मैंने ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला भी था, क्लियर कट बोला था कि स्पेक्यूलेशन है ब्लूमबर्ग का, जब तक आरबीआई का एग्जैक्टली वो ये कंफर्मेशन। उमेश जी, इसमें बार बार क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने ओपनिंग में ही बोला था कि ये ब्लूमबर्ग की एनालिसिस है और अभी आरबीआई की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, और कंफर्मेशन उसके बाद आया, खत्म बात हो जाती। बार बार उस पर बात करने से ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, आपने कुछ गलत किया। नहीं, मूव ऑन। खैर, ये ठीक बात है। यहाँ पे खत्म हो जाती है। आज हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तरफ सेंट्रल बैंक्स की जो रिकॉर्ड गोल्ड एक्यूमुलेशन है, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर फोर्ट नॉक्स को लेकर उठते सवाल। एक तरफ डी डॉलराइजेशन की चर्चा है तो दूसरी तरफ ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी कहानी नजर आती है। तो ये कहानी सिर्फ गोल्ड की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, पावर की और उस फाइनेंशियल सिस्टम की जिसमें पिछले 80 सालों से दुनिया को शेप दिया है। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजरती है, लोग और देश दोनों एक चीज की तरफ लौटते हैं, वो है गोल्ड। आज भी वही हो रहा है। ईसीबी का जो डेटा है वो देखते हैं तो वो ये दिखाता है कि गोल्ड का जो ग्लोबल रिजर्व सिस्टम में रोल है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गोल्ड कितना महंगा होगा, ये सवाल है कि फोर्ट नॉक्स में कितना सोना पड़ा है। असली सवाल ये है, क्या दुनिया धीरे धीरे एक नए मॉनेटरी ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? क्या डॉलर की जो एब्सोल्यूट डोमिनेंस है उसका युग धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? और क्या सेंट्रल बैंक्स की जो है वो हमें वो सिग्नल दे रहे हैं जो आम इन्वेस्टर अभी तक समझ नहीं पा रहा है? क्योंकि जब सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एसेट एलोकेशन नहीं होता, वो फ्यूचर के जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क है उनका वोट होता है। तो आज और जो हमें जो लगता है कि दुनिया का जो वोट है वो धीरे धीरे गोल्ड पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। खैर, उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।